गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी, माई सेल्फ डॉक्टर अनुजा झड़िया। बात की थी कल हमने भारत के भौतिक प्रदेशों की। कल हमने बात की थी ट्रांस हिमालय की। किसकी बात की थी? ट्रांस हिमालय की। थोड़ा सा रिवाइज ताकि हम उस चीज़ को आसानी से आगे समझ सकते हैं। ट्रांस हिमालय की बात की थी, इसमें 3 श्रेणियां हैं। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2, गोडविन आस्टिन भी बोलते हैं हम इसको, गोडविन आस्टिन। सेकंड है हमारा जो मुख्य श्रेणी है वो है लद्दाख। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो है राकापोशी, सर्वोच्च चोटी राकापोशी। गोडविन आस्टिन है जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात आए तब हम लिखेंगे गोडविन आस्टिन, K2 हम जिसको बोलते हैं 8611 मीटर। और पूछा जाए कि भारत में स्थित हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा। हिमालय में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा, लेकिन बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है गोडविन आस्टिन। उसका रीज़न ये है कि जो ये वाली जो गोडविन आस्टिन है ये हमारी ट्रांस हिमालय में शामिल है। तो हिमालय के उस पार, कल अर्थ बताया था मैंने आपका, हिमालय के उस पार। तो हिमालय में स्थित पहाड़ी चोटी की बात आए तब तो हम बात करेंगे कंचनजंगा की, और भारत की सर्वोच्च चोटी की बात आए तब हम क्या बताएंगे? K2 गोडविन आस्टिन है, वो हमारी भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए लेकिन हिमालय में स्थित बताइए, तो हिमालय में अगर स्थिति आती है तो हमारा आंसर क्या रहेगा? कंचनजंगा। भारत का एक सबसे ऊंचा पठार है, ये है काराकोरम, और इसके जस्ट नीचे है लद्दाख। इन दोनों के बीच में लद्दाख का पठार है। पठार कौन सा है? लद्दाख का अंतः पर्वतीय पठार है, अंतः पर्वतीय पठार है। कह सकते हैं कि अंतः पर्वतीय पठार का अर्थ होता है कि महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित है। मध्य भाग में स्थित है तो शुष्कता अधिक पाई जाती है। शुष्कता कैसी पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। 4880 मीटर या 4800 मीटर की ऊंचाई पर यह लद्दाख का पठार स्थित है। भारत का सबसे शुष्क कह सकते हैं। यहाँ पर वर्षा जो है, वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। वर्षा क्या होती है? कम वर्षा होती है। शुष्क है। मरुस्थल देखिए 2 प्रकार के होते हैं, ठंडे और गर्म। ये हमारा लेह लद्दाख पर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। ये हमारा किस प्रकार का मरुस्थल है? ये हमारा ठंडा मरुस्थल है। ये हमारा जो मरुस्थल है वो किस प्रकार का है? ये हमारा ठंडा मरुस्थल है। और इसी की एक लास्ट श्रेणी थी जास्कर। जिस तीनों का अध्ययन हम किस में करेंगे? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसका वर्णन हम करेंगे ट्रांस हिमालय में। उसके बाद हमारा टॉपिक था मुख्य जो हिमालय है उसका फर्स्ट पार्ट था हमारा वृहद हिमालय। वृहद हिमालय, हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? हिमाद्री। कि हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, सबसे ऊंचाई वाला भाग क्या कहलाएगा? महान हिमालय कह सकते हैं, वृहद हिमालय कह सकते हैं, या हिमाद्री। विश्व की जितनी भी सर्वोच्च चोटियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? इसी वृहद हिमालय में वो पाई जाती हैं। अब बात करें कि भारत की विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है? प्रथम आपने सुना होगा एवरेस्ट। प्रथम एवरेस्ट पर्वत, ऊंचाई है 8848 मीटर। देखिए कहीं भी अगर हम ऊंचाई का वर्णन करते हैं तो वो हमारी किस में आएगी? मीटर में। सेकंड जो हमारा पर्वत चोटी है वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये सेकंड नंबर की है। थर्ड नंबर पर है
मैकालू और 4th नंबर पर है धौलागिरी। ये 4 चोटियाँ आपको याद रखनी हैं कि सबसे क्रम में इनको ध्यान रखना आपको। सबसे अधिक ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट, सेकंड पे कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। 3rd नंबर पे मैकालू है और 4th नंबर पे धौलागिरी है। कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसमें भी इन पहाड़ियों, इन पर्वतों का क्रम पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत कौन सा है, उसके बाद कौन सा पर्वत है। तो हमारे पर्वतों की स्थिति ये है, सबसे पहले एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा जो भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर एवरेस्ट की बात करें, ये है नेपाल में, भारत का पार्ट नहीं है, ये है नेपाल में। सेकंड कंचनजंगा, 3rd मैकालू और 4 नंबर पे हमारे 4th है धौलागिरी। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि पूर्व से पश्चिम के क्रम में पर्वतों का निर्धारण करें, कि पूर्व से पश्चिम के क्रम में पर्वतों के क्रम को आप बताइए। उसमें 2 या 3 सही होते हैं, गलत होते हैं, एक उसमें सही होता है। तो उसमें फर्स्ट पूर्व की अगर बात करें, सबसे पहले आता है नामचा बरवा। नामचा बरवा तिब्बत में है, नामचा बरवा। सेकंड नंबर पर आता है कंचनजंगा, कंचनजंगा। तीसरे नंबर पर आता है मैकालू। 4th नंबर पे आता है एवरेस्ट और 5th नंबर पे आता है मनसालू। कह सकते हैं, अगर मनसालू ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा धौलागिरी। तो आपको कंपटीशन के एग्जाम से भी इनको ध्यान रखना है। तो कई बार पूर्व से पश्चिम में इन पर्वतों का क्रम पूछ लिया जाता है। सबसे पहले पूर्व में क्या है, नामचा पर्वत है, उसके बाद कंचनजंगा, मैकालू, एवरेस्ट और धौलागिरी। ये तो हमारी मोटी मोटी बात हुई थी किसकी, वृहद हिमालय की। आज हम बात करेंगे लघु हिमालय की। लघु हिमालय, देखिए हिमालय के 3 भाग हैं, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तीनों एक दूसरे के समानांतर फैले हुए हैं। सबसे पहले वृहद हिमालय आता है, लघु हिमालय आता है, इसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि मध्य में शामिल है, और उसके बाद आती है हमारी शिवालिक। अब बात करते हैं कि लघु हिमालय के बारे में। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी मायोसीन काल में हुई थी। मायोसीन काल की लघु हिमालय की जो उत्पत्ति हुई कौन से काल में हुई, मायोसीन काल में। और आपके जो तीनों हिमालय हैं उसमें सर्वाधिक चौड़ा कौन सा है, लघु हिमालय। सर्वाधिक चौड़ाई वाला कौन सा है, लघु हिमालय। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई है इसकी 3700 मीटर से 4500 मीटर। वृहद हिमालय था सर्वाधिक ऊंचा था, उससे कम औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई का अर्थ है सर्वाधिक नीचा और सर्वाधिक ऊंचा, उन दोनों का क्या निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है। आगे बात आती है चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई सर्वाधिक है इसकी 80 से 100 किलोमीटर तक पाई जाती है, 80 से 100 किलोमीटर। देखिए लंबाई चौड़ाई का जहाँ भी वर्णन करें आप किलोमीटर में आएगा, लेकिन अगर ऊंचाई का आप वर्णन करते हैं तो किस में आएगा, मीटर में आएगा। बात करते हैं चट्टानें किस प्रकार की पाई जाती हैं। चट्टानें, कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। जीवाश्म रहित, जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान, जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है। मैंने आपको भूसंति के बारे में बताया था कि अवसाद एकत्रित होता रहता है और धीरे धीरे उसमें जमा रहता है। तो अवसाद के कारण क्या हुआ, इसमें अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान
लघु हिमालय है, यहाँ पर जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो बर्फ़ पिघलना प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ पर घास के मैदान उत्पन्न हो जाते हैं या घास के मैदान वहाँ पर पाए जाते हैं। तो घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार के नाम से उनको जाना जाता है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। इन घासों को भी अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तराखंड में इसको बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे ही बर्फ़ पिघलती है मौसम अनुकूल हो जाता है और जितने भी हमारे घूमने वाले स्थान है या कह सकते हैं कि हम दर्शनीय स्थान है वो सारे कहाँ पाए जाते हैं, इसी लघु हिमालय में पाए जाते हैं। जैसे बात करते हैं हमारी शिमला, मसूरी भी बोलते हैं, नैनीताल, जितने भी पर्यटक स्थल हैं वो सारे कहाँ पाए जाते हैं, इसी लघु हिमालय में पाए जाते हैं। नैनीताल, रानीखेत, जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इस लघु हिमालय में पाए जाते हैं। देखिए वृहद हिमालय के बारे में हमने पढ़ा था, बर्फ़ से ढकी रहती है, इसलिए वहाँ इस प्रकार के पर्यटक स्थल देखने को नहीं मिलते हैं। लघु हिमालय में जैसे ही बर्फ़ पिघलती है, गर्मी का मौसम आता है, बर्फ़ पिघलती है, तो यहाँ पर जो पर्यटक स्थल हैं शिमला, मसूरी, नैनीताल और रानीखेत, यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहा जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग कहा जाता है। एक होता है ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास देखिए होता क्या है, जनजातियाँ पाई जाती हैं, बकरवाल और जो अन्य जनजातियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो वो अपने पशुओं को लेकर कहाँ पहुँच जाते हैं, पर्वतों पर, और जैसे ही बर्फ़ गिरना प्रारंभ हो जाती है वो कहाँ आ जाते हैं, घाटी में। तो वो अपने पशुओं के साथ क्या करते रहते हैं, प्रवास करते रहते हैं, जिसको नाम क्या दिया, ऋतु प्रवास। कि जैसे ही ऋतु में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, तो उसी के अनुसार क्या है, ये जो जनजातियाँ हैं अपने पशुओं को लेकर प्रवास कर जाते हैं, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवास। जैसे ही बर्फ़ पिघलती है, छोटी छोटी घास उगाती है, मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहा जाता है। घास के मैदान विकसित हो जाते हैं, कोणधारी वन पाए जाते हैं। घास के मैदान विकसित होते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों पर ये अपने पशुओं को लेकर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही बर्फ़ पड़ना प्रारंभ होती है, बर्फ़ गिरना या बर्फ़ जमना प्रारंभ होती है, तो ये अपने पशुओं के साथ कहाँ आ जाते हैं, घाटी में आ जाते हैं। और पशुओं के साथ जो स्थानांतरण होता है, जो प्रवास होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, ऋतु प्रवास के नाम से उसको जाना जाता है। एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ इसको। जो लघु हिमालय है, कौन से काल में उसका निर्माण हुआ था, मायोसीन काल में लघु हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक पाई जाती है। औसत ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर, चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर। चट्टानें किस प्रकार की हैं, कायांतरित प्रकार की हैं, जीवाश्म रहित अवसादी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे ही बर्फ़ पिघलती है, घास के मैदान उत्पन्न हो जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहा जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में उनको मर्ग कहा जाता है। जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो पर्यटन स्थल के रूप में अनेक स्थानों की यहाँ स्थित अनेक दर्शनीय स्थान यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनमें शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सारे पर्यटक स्थल हैं। ये सिर्फ लघु हिमालय में पाए जाते हैं। ऋतु प्रवास की हमने बात की थी। जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो जो बकरवाल वहाँ जो जातियाँ पाई जाती हैं वो छोटी छोटी, जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो पहाड़ी क्षेत्रों पर घास उगना प्रारंभ हो जाती है। वो अपने पशुओं के साथ पर्वत चोटियों पर पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही ऋतु में परिवर्तन आता है और सर्दियाँ पड़ती हैं तो बर्फ़ गिरना प्रारंभ होती है, वो अपने पशुओं के साथ कहाँ आ जाते हैं, घाटी में आ जाते हैं। जिसके कारण इस प्रकार का जो परिवर्तन चलता रहता है, प्रवास चलता रहता है, उसको ऋतु प्रवास कहा जाता है।
देखिए क्या होता है, जो लघु हिमालय है उसमें अनेक पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं और क्षेत्र विशेष में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जम्मू कश्मीर में उसको पीर पंजाल कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को किस नाम से जानते हैं? पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, क्या है? लंबी पर्वत श्रेणी है। ये देखिए यहाँ बनाया मैंने आपको पीर पंजाल, ये पीर पंजाल है। दूसरा है आपका धौलाधार। धौलाधार ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जो शिमला जो नगर है वो इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। शिमला जो शहर है वो इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करें उत्तराखंड की। यहाँ पर नाग टिब्बा और मंसूरी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और एक है महाभारत पर्वत श्रेणी, कहाँ पाई जाती है? नेपाल में। है लघु हिमालय, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार के नाम से जानते हैं और इसी धौलाधार पर्वत श्रेणी पर शिमला नगर स्थित है। उत्तराखंड में इसको नाग टिब्बा और मसूरी के नाम से जाना जाता है और नेपाल में इसी पर्वत श्रृंखला को महाभारत के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं। दर्रे दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में संकरा मार्ग दर्रे कहलाते हैं। आवागमन के साधन के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ पाया जाता है? किसको जोड़ता है? जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जो बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जो जवाहर सुरंग है वो भी यहीं पर है। कौन सी सुरंग है? यहाँ पर जवाहर सुरंग। और एक नेशनल हाईवे प्रथम है वो भी कहाँ पर है? यहीं पर है। दूसरे दर्रे का नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल ये भी किसको जोड़ता है? जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है, लेकिन POK वाले भाग को जोड़ता है। तो जितने भी घुसपैठ वाली गतिविधियां होती हैं वो कौन से दर्रे से होती हैं? वो होती हैं आपके पीर पंजाल से। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा। ये जोड़ता है मनाली को लेह से। मनाली को लेह से जोड़ता है। ये कुछ मुख्य दर्रे हैं जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने का कार्य करते हैं। बनिहाल दर्रा सबसे मुख्य है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। यहाँ पर जवाहर सुरंग है और नेशनल हाईवे 1 यहाँ से गुजरता है। पीर पंजाल है POK वाले क्षेत्र में और किसको जोड़ता है? श्रीनगर से उसको जोड़ता है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है, लेकिन POK वाले क्षेत्र को जोड़ता है। तो पीर पंजाल में सर्वाधिक किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं? घुसपैठ वाली गतिविधियां होती है। पाकिस्तान जब आए यहाँ से घुसपैठ कर देता है। रोहतांग दर्रा है मनाली को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। आपने देखा होगा कि इधर हमारा महान हिमालय और नीचे कौन सा है? लघु हिमालय। इसके बीच क्या पाई जाती हैं?
घाटियां पाई जाती हैं। आने जाने के रास्ते कह सकते हैं, क्या पाई जाती हैं? इसके मध्य में घाटियां पाई जाती हैं। तो महान हिमालय और नीचे कह सकते हैं लघु हिमालय, घाटियां पाई जाती हैं। सबसे पहले पाई जाती है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी। क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी। महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कौन सी घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी से आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारे दूसरी घाटी। दूसरी, ये जो कश्मीर घाटी है जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरी है हमारी कुल्लू घाटी। घाटी का नाम कुल्लू। इधर पीर पंजाल और इधर है हमारा धौलाधार। मार्कर लगे। कुल्लू घाटी। इधर है हमारा हिमाचल प्रदेश। महान हिमालय और लघु हिमालय, या कह सकते हैं कि महान हिमालय और धौलाधार पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी पाई जाती है? तो हम कहेंगे कुल्लू घाटी पाई जाती है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बात करते हैं कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी। नाग टिब्बा पाई कहाँ जाती है? हिमाचल प्रदेश में। उसका रीजन है, मैंने आपको उसमें उत्तराखंड लिखवाया था, लेकिन इस नाग टिब्बा का जो अधिकांश कुछ भाग है वो किस में आता है? हिमाचल प्रदेश में आता है। इसलिए यह घाटी कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। मैंने देखो आपको जब दर्रे लिखवाए तो मैंने आपको लिखवाया होगा कि नाग टिब्बा और मसूरी कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में हैं। लेकिन महान हिमालय और नाग टिब्बा के बीच कौन सी घाटी पाई जाती है? कांगड़ा घाटी पाई जाती है। नाग टिब्बा का कुछ जो भाग है वो किस में है? शामिल है, हिमाचल प्रदेश में शामिल है। इसलिए यह कांगड़ा घाटी कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसके आगे बात आती है काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी। इधर कौन सी श्रेणी है? महाभारत। कहाँ पर? नेपाल में। महान हिमालय और महाभारत जो श्रेणी है उसके बीच में कौन सी घाटी पाई जाती है? काठमांडू घाटी यहाँ पर पाई जाती है। और आगे अगर इसी के विस्तार की बात करें तो आगे इसको डोकिया कहा जाता है और लास्ट में माउंट ब्लैक माउंट कहा जाता है। ये कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य। कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य जो घाटी स्थित है कश्मीर घाटी के नाम से हम उसको जानते हैं। जम्मू कश्मीर में इसकी स्थिति पाई जाती है। महान हिमालय और धौलाधार इसके मध्य कुल्लू घाटी स्थित है जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। महान हिमालय और नाग टिब्बा के मध्य कांगड़ा घाटी पाई जाती है जो कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन मैंने आपको नाग टिब्बा और मंसूरी लिखवाया था, उसके में क्या बताया था कि ये उत्तराखंड में है। लेकिन मैंने आपको यहाँ हिमाचल प्रदेश इसलिए आएगा क्योंकि नाग टिब्बा का जो कुछ भाग है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसलिए कांगड़ा घाटी कहाँ आएगी? हिमाचल प्रदेश में। महान हिमालय और महाभारत जो श्रेणी उसके मध्य कौन सी घाटी पाई जाती है? काठमांडू घाटी पाई जाती है। महाभारत कहाँ पर है? नेपाल में। उसके आगे डोकिया और ब्लैक माउंट हमारे यहाँ ये पाए जाते हैं। ये बात की थी हमने हमारे लघु हिमालय की। आगे हम बात करेंगे शिवालिक की। एक होता है करेवा। क्या होता है? करेवा। देखिए करेवा होता क्या है? जम्मू कश्मीर घाटी है। जम्मू कश्मीर घाटी में स्थित झील
तथा हिमनद के अवसाद से निर्मित क्या कहलाती है? करेवा कहलाती है। इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं जिसमें वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है और अवसाद जमा हो जाता है, जिसकी मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ होती है। मिट्टी उपजाऊ होती है तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। जम्मू कश्मीर आपकी केसर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर केसर की खेती की जाती है। कुछ भागों में यहाँ पर चावल की खेती भी की जाती है और इस केसर को ही जाफरानी भी कहा जाता है। केसर कह सकते हैं, जाफरानी की खेती की जाती है या यहाँ पर चावल की खेती की जाती है। कि करेवा क्या होते हैं कि जम्मू कश्मीर घाटी है, वहाँ पर कह सकते हैं हम झील या हिमनद के अवसाद से निर्मित निचाई वाला क्षेत्र जहाँ नमी पाई जाती है और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। केसर तथा चावल जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है। ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? करेवा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है कि करेवा क्या होते हैं या कौन सी फसलों का वहाँ पर उत्पादन किया जाता है। थर्ड बात करेंगे, हमारा लास्ट पॉइंट है शिवालिक। हिमालय की बाह्य हिमालय भी हम इसको कह सकते हैं, या हिमालय की सबसे दक्षिण की ओर वाली जो पर्वत श्रेणी है उसको नाम क्या देंगे हम? शिवालिक। जैसे ही शिवालिक खत्म होगा उसके बाद गंगा का मैदान या उत्तर का मैदान प्रारंभ हो जाता है। हिमालय पर्वत का जो लास्ट विस्तार है वो क्या है? शिवालिक। देखिए क्या होता है, सबसे अधिक ऊंचाई पे कौन सा बताया था? वृहद हिमालय। उससे कम कौन सा था? मध्य हिमालय। और जो शिवालिक है इसकी ऊंचाई सबसे कम पाई जाती है। शिवालिक सबसे नवीन है, सबसे नवीन है। क्यों है? क्योंकि सबसे बाद में उत्पत्ति किसकी हुई? शिवालिक की हुई, इसलिए क्या है? यह सबसे नवीन है। ऊंचाई की बात करें 900 से 1200 मीटर तक इसकी क्या पाई जाती है? ऊंचाई पाई जाती है। और चौड़ाई की बात करें तो 15 से लेकर 30 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। देखो मैंने आपको हिमालय पर्वत के बारे में बताया था कि पूर्वी भाग में हिमालय पर्वत का विस्तार कम है या इसकी चौड़ाई कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय कैसा हो गया? संकरा हो गया। जबकि पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई अधिक पाई जाती है। अब इस वाले भाग में हम तीनों जो हिमालय के भाग हैं उनको अलग अलग रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारे जाकर आपस में मिल जाते हैं, इसलिए इनको अलग करना संभव नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि जो शिवालिक है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो पंजाब में एक स्थान है, नाम है पोतवार। पंजाब में एक जगह का नाम है पोतवार, वहाँ से प्रारंभ होता है और कोसी नदी तक क्या पाया जाता है? इसका विस्तार पाया जाता है। पंजाब से लेकर और कोसी नदी तक ही इसका विस्तार पाया जाता है। आगे हम इसका विस्तार इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि आगे जितनी भी आपकी तीनों पर्वत श्रेणियाँ हैं आपस में मिल जाती हैं, इनका अलग अलग विभाजन करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए शिवालिक का जो विस्तार है वो है पोतवार, पंजाब के पोतवार से कोसी नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। अब बात करते हैं कि इस शिवालिक को जम्मू कश्मीर में शिवालिक को देखिए, कोई भी पहाड़ी है उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में इसको जानते हैं जम्मू पहाड़ी, जम्मू पहाड़ियाँ, और अरुणाचल प्रदेश में इसको अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, मिश्मी और अबोर आदि पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है।
अरुणाचल प्रदेश हम इस वाले बात की बात करें 6 नंबर पे डाफला, यहाँ आगे मिसमी है, पटकोई बूम और लास्ट में मिजो पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों में शामिल आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शिवालिक की तो डाफला और जो मीरी है या मिसमी है वो इस अरुणाचल प्रदेश के शिवालिक के भाग हैं। जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर निर्माण प्रक्रिया की बात करें मध्य मायोसीन काल से, निर्माण प्रक्रिया की बात करें मध्य मायोसीन से निम्न प्लेस्टोसीन तक, प्लेस्टोसीन इसका निर्माण काल माना जाता है। शिवालिक और जो मध्य हिमालय है उसके बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं जिनको मध्य तथा पश्चिम में दून के नाम से तथा पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है। कि इनके मध्य घाटियां पाई जाती हैं शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में। देखिए जहाँ भी दो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं उसके मध्य में क्या पाई जाती हैं, घाटियां पाई जाती हैं। तो मध्य और पश्चिमी भाग में तो दून कहते हैं, आपने देहरादून नाम सुना है, घाटी में स्थित है देहरादून। और मध्य और पश्चिम में उसका नाम क्या है, दून, जबकि पूर्व में द्वार, हरिद्वार पाई जाती हैं और इनको इस नाम से जाना जाता है। पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है, मध्य और पश्चिम में दून के नाम से इसको जाना जाता है। एक शब्द की बात और करेंगे हम, चोस होता है, CHOS। ये क्या होता है, जब मानसून की वर्षा होती है तो जो जल होता है धाराओं के रूप में प्रवाहित होता है और इस शिवालिक का अपर्दन करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, चोस। ये थी बात शिवालिक की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पूर्व का जो पूर्वांचल प्रदेश है उसकी बात करेंगे। धन्यवाद।